अस्सलामुअलैकुम। आज इस नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो भी सुन रहे हैं उन सब सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि खुदारा खुदारा लकीर के फ़कीर बनना छोड़ दें। कभी खुद से भी रिसर्च कर लिया करें, तारीख उठा के देखें, खुद से रिसर्च करें। जो मीडिया कहता है, जो लोग कहते हैं, जो सियासतदान कह रहे हैं, उनको गोली मार दें, उनको छोड़ दें। हम कब तक अपना ये रवैया रखेंगे कि जो हमें दिखाया जा रहा है हम वही मानते जाएं, जो हमें बताया जा रहा है, जो सियासतदान कह रहे हैं उनकी बातों पर यकीन करते हैं। जब से पाकिस्तान बना है, सियासतदानों कभी भी काबिल एतमाद रहे हैं, या उनकी बातें जो कहते हैं कभी भी वो काबिल एतमाद रही हैं? कभी नहीं रही। जब ये बार बार एक चीज़ का पता है कि यार ऐसा नहीं है, तो हम खुद से रिसर्च करना कब सीखेंगे? हम खुद से सच्चाई जानने की कोशिश कब करेंगे? मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जो कुछ मर्जी हो जाए, जो जिस मर्जी सियासतदान को सपोर्ट करें, लेकिन खुदारा उसकी जो गलत है उसको गलत करें, उसका जो सही है उसको सही करें। खुद से रिसर्च करना सीखें आप। जब तक हमारा ये रवैया तब्दील नहीं होगा, यकीन करें तब्दीली नहीं आएगी। मेरी आज की इस वीडियो में अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अमेरिकन के साथ पाकिस्तानी पहली दफ़ा इसराइल गए हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने मुलाकातें की हैं। और फिर आप जियो न्यूज़ को देख लें, इतने यार वाज़िया नज़र आ रहा है वो क्या चाहता है। जियो न्यूज़ किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं उनकी मैं स्क्रीनशॉट मैंने अपने पेज पे शेयर किया, वो आप देख सकते हैं कि वो जियो न्यूज़ की हेडलाइन और क्या पट्टी क्या चल रही थी। जब वो उन्होंने उनको बुलाया, जो गए इसराइल गए थे, उनको बिठा के उनसे मालूमात ले रहे हैं। जी हाँ जी, क्या हुआ जी, कैसे हुआ जी, आखिर हर्ज क्या है? जब अरब मुल्कों ने तस्लीम कर लिया, पाकिस्तान क्यों नहीं तस्लीम कर सकता? पाकिस्तान को ये फ़ायदा मिल सकता है, पाकिस्तान को वो फ़ायदा मिल सकता है। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं कर सकता? असल वजह क्या है? 1947 के अंदर जब पाकिस्तान बना और उसके बाद तकरीबन 6 माह बाद इसराइल वजूद में आया, इसराइल के पहले वज़ीर आज़म ने कायद आज़म को ख़त लिखा और अब इसराइल के साथ तल्लुकात और सफ़ाती तल्लुकात के बारे में पेशकश की कि हमें तल्लुकात कायम करने चाहिए। कायद आज़म दूरंदेश आदमी थे और वो इसराइल को अमेरिका की नाजायज़ औलाद कहते थे। उन्होंने उस खत का जवाब देना तक गवारा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान जब बना था हालात इंतहाई डाउन थे, मईशत बिल्कुल थी ही नहीं। सबको पता है कि उस टाइम क्या हालात थे। उन हालात के अंदर कायद आज़म ने उल्टा इसराइल से लड़ने वाले जो जंगजू थे, मुजाहिदीन थे, उनको चीकोस्लोवाकिया से 2,50,000 राइफलें लेकर खरीद के उनको दी, जिस टाइम पाकिस्तान की अपनी हालत इस लेवल पे थी। ये कायद आज़म का कदम था, उनकी दूरंदेशी थी। याद रखें, इस पूरी दुनिया के अंदर 2 रियासतें सिर्फ ऐसी हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। एक रियासत पहले थी। 3 रियासतें ऐसी हैं जो मजहबी बुनियाद पर बनी है। सबसे पहले मदीना की रियासत थी, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कि यहाँ पे इस्लामी कानून होंगे, लोग इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। दूसरी रियासत जो कायम हुई पूरी दुनिया के अंदर, वो पाकिस्तान थी। और तीसरी रियासत जो कायम हुई ना, वो इसराइल था, जो यहूदी मजहबी अकायद की बुनियाद पर कायम हुआ। याद रखें, जब भी अल्लाह ताला, ये बात है कि जब भी कोई बीमारी अल्लाह ताला नाज़िल करते हैं, बीमारी के आने से पहले अल्लाह ताला उसकी जो दवा है वो उतारते हैं, फिर बीमारी बाद में आती है। पाकिस्तान सिर्फ कुछ अरसा पहले ही इसराइल से वजूद में आया। मदीना की रियासत तो वक्त के साथ साथ, जैसे आपको पता है, बाद में ऐसे हुक्मरान आए जिन्होंने वो निज़ाम ही ख़त्म करा और मौजूदा जो हालात हैं वो आप सबके सामने। इस टाइम 2 रियासतें सिर्फ ऐसी हैं जो मजहबी बुनियाद पर कायम हैं, एक इसराइल और एक पाकिस्तान। माना पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ नहीं है, वैसे कानून नहीं बन सके, वैसे हालात नहीं बन सके जो सोच के बनाया गया था, लेकिन है सही, कायम है अभी, और न्यूक्लियर पावर है। इसराइल के तारीख उठा के उनके वज़ीर आज़म के बयान देख लें, हमेशा उनमें आपको ये बात ये ज़रूर मिलेगी, जो भी वज़ीर आज़म आया, कि इसराइल का असल दुश्मन पाकिस्तान है। वो कहते थे हमें अरबों से इतना ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान से ख़तरा है। क्यों? एक छोटी सी मिसाल दूं, एक गांव में एक दुकान हो सिर्फ किराने की, समझ लें, और इसी गांव में दूसरी दुकान दूसरी नुक्कड़ पे बन जाए
और उनमें से पता हो कि यार अगर एक चलेगी एक बंद हो जाएगी, क्योंकि फिर दोनों के अंदर मुकाबला रहता है कि यार एक अच्छे अगर देते हैं अपने जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छी सर्विस देता है तो दूसरे का काम बंद हो जाता है। इस वक्त इसराइल ये समझता है और हमेशा से समझता आया है कि इसराइल के मुकाबले में कोई नजरियाती रियासत नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। वो ये समझता है कि आज कल कुछ सालों बाद अगर कोई इसराइल के सही मद्दे मुकाबला आने की किसी कोई आ सकता है तो पाकिस्तान है। और उनकी नज़र उन पेशन गोइयों पर भी है जो हमारे अपने नबी हमें बता के गए हुए कि यहाँ से लश्कर उठेगा, वहाँ तक जाएगा और जाके इसराइल के अंदर अपने झंडे गाड़े। ये हदीस मौजूद हैं, पेशन गोइयाँ मौजूद हैं। मुसलमान उसका इल्म रखते हो ना रखते हो, दुश्मनों को खूब इल्म है। पहली दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में संजीदगी से इस बात पर काम हुआ था कि इसराइल के साथ ताल्लुकात होने चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी और इसराइल के वज़ीर ख़ारजा सैलून, इनकी तुर्की के अंदर मुलाकात हुई थी। ये सितंबर 2005 की बात है। सितंबर 2005 की बात है। 2 सितंबर को मुलाकात हुई थी इस्तांबुल के अंदर। और उसमें कहा था वज़ीर ख़ारजा जो था इसराइल का, उसने कहा था कि ये हमारा कदम पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए है। अब उसके बाद से लेके पीपल पार्टी की हुकूमत आई, सारी हुकूमतें आई, ये दर पर्दा ये काम चलता रहा। सिर्फ ये क्या है कि जी वो जो एक गैप है, जो अवाम के अंदर ये जज्बा है, एक मुखालफत का जज्बा है, वो जैसी सफारती ताल्लुकात बनेंगे इस जज्बे के अंदर कमी आएगी। और दुश्मनों को राम करने का इसराइल के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर उसकी जो मुदाखलत है इतनी है, अमेरिका के ज़रिए है, इंडिया के ज़रिए है। इस पर मैं लगातार पिछले वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। उसमें बाकायदा मैंने साबित की है कि कैसे की है, कैसे मुदाखलत की है उसने। पाकिस्तान का साथ ताल्लुकात का मकसद जब अगर ये कायम हो जाते हैं तो इसका मतलब है उसकी बराह रास्त मुदाखलत। अब आते हैं आगे। अभी जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त 4 बड़ों ने, मैं नहीं नाम लेना चाहता इसका, इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था, 4 बड़ों की मीटिंग में ये एजेंडा रखा गया कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। और सिर्फ उनको क्यों, अरब ममालिक जो तस्लीम कर रहे हैं इसराइल को, जिन्होंने कर लिया है, जो करने जा रहे हैं, जो दरपर्दा कर चुके हैं, उनकी तरफ से भी दबाव था पाकिस्तान के कि आप इसमें ना इसराइल को तस्लीम करें। इसका सबूत पता है क्या है? इसका सबूत ये है कि इमरान खान का बयान आप उठा के देख लें। नवंबर 2020 के अंदर इमरान खान ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा था कि उन पर दोस्त ममालिक की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है कोई इसराइल को तस्लीम कर ले, लेकिन पाकिस्तान कभी भी इस रियासत को तस्लीम नहीं कर सकता। वो पाकिस्तान के 4 बड़े थे, जिनमें एक इमरान खान थे, 3 दूसरे थे, उनके अंदर इस एजेंडे पर बात हुई। सिर्फ वाहिद उसमें से इमरान खान था जो कहता था कि नहीं हम ये तस्लीम नहीं कर सकते। उसके बाद अभी ये पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल, ये चंद दिन पहले इसकी आप खबर सुन लें। उसने क्या कहा, अरब ममालिक हमारी मदद को तैयार हैं मगर उनकी एक शर्त है। लेकिन उसने शर्त नहीं बताई क्या है। अच्छा, इमरान खान ने जो इनकार किया कि ये, उससे अगले दिनों में ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से $2 अरब को निकाल लिया गया उन ममालिक की तरफ से जिन्होंने कहा था कि वापस ले लिया उन्होंने। ये जो हुकूमत है ये वाज़िया नज़र आ रहा है कि किस एजेंडे पे काम कर रही है। मैंने अभी पेज पे अपनी ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपनी पेज पे पोस्ट की है और ये मकबूल जान ने लिखी है। वो उसने बताया क्या ये सारा कैसे चक्कर चला है। और अमेरिका ने रूस के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि वो अपना तेल नहीं बेच सकता। इंडिया के अंदर इंडिया ने उस पाबंदी को नज़रअंदाज करते हुए रूस से तेल ले रहा है। बांग्लादेश इंडिया से मजाक कह रहा है कि यार मेरी भी बातचीत करो, अब मैंने भी तेल, मुझे भी तेल। श्रीलंका जैसा जहाँ जिसका दिवालिया निकल चुका है, वो भी अमेरिकी पाबंदियों को पीछे हटक के रूस के साथ मायदे कर रहा है कि तेल गैस खरीदने के। जो रूसी तेल है वो इस वक्त $69 का है आलमी मार्केट के अंदर। उसके मुकाबले में जो दूसरा उसी मैयार का दूसरा तेल हमें मिलता है मार्केट से, वो $102 का मिलता है। तकरीबन कर लें कि हाफ की रेशो बन जाती है। पाकिस्तान को कम पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं वो नज़दीक हैं रूस की, और पाकिस्तान का रास्ता कम हो जाता है, इंडिया का ज़्यादा बनता है, बांग्लादेश का ज़्यादा बनता है, श्रीलंका का फासला ज़्यादा बनता है, तो पाकिस्तान के अखराजात मज़ीद कम हो जाते हैं।
यही चीज़ इमरान खान चाहता था कि रूस गया, उसने ताल्लुकात चाहता था कि हम रूस से अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करें। ये चीज़ अमेरिका और वो नहीं बर्दाश्त कर सकता था। अब आईएमएफ अब तक पाकिस्तान को कर्जे देता आया था, लेकिन अब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, गए आईएमएफ के पास कशकोल लेके, उन्होंने देखा तक नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ जाओ अपनी आवाम को नचोड़ो खून और हमारी पहले किस्तें दो ना, वो किस्तें आएंगी हमारी वापस, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि आपके साथ क्या करना है। या ऐसे भिखारी की तरह दरवाजा बंद कर देते हैं कि जा भी काम कर, तंग ना कर। वो हिसाब आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ किए, जो अभी मौजूदा हुकूमत है इसके साथ। ये जो चेहरे अब आईएमएफ देख रहा है ना, ये अब से नहीं देख रहा, 1988 से देख रहे हैं। पीपल पार्टी नून लीग, पीपल पार्टी नून लीग, हर हुक्मरान ने यही काम किया है। कशकोल उठाया आईएमएफ के पास, उसने शर्तें लगाई, मान ली, आए, बस ठीक है इक़्तिदार के मजे लूटो, अवाम जाए भाड़ में, अपने इक़्तिदार के मजे लूटो। किसी को अपने बेटे को वज़ीर ख़ारजा बनाना है, किसी को अपने बेटे को वज़ीर आला बनाना है, हमारा इक़्तिदार रहे, हमारा नाम रहे, हम हुक्मरान रहे, बाकी जो मर्जी होता रहे, किसको परवाह है। ये सब कुछ नहीं देखते आ रहे, कब तक ये चलता रहेगा। अंग्रेज इस खित्ते से गया था ना, 3 चीजें छोड़ के गया था वो, 3 चीजें जिसकी वजह से आज हम तबाही की वजह से तबाही के दहाने पर है। वो 3 इदारे कौन से थे? अंग्रेज इस खित्ते से तो चला गया, लेकिन अपनी गुलामी में रखने का एक टेक्निक उसने बनाई और वो टेक्निक आज भी काम कर रही है। वो 3 इदारे कौन? सिविल ब्यूरोक्रेसी, आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी, उसकी सिलेक्शन, उसका इंतखाब करना, उसकी ट्रेनिंग, उसके माइंड लेवल तब्दील करना। आवाम और उसके दरमियान ऐसा गैप है सी, वो अपने आप को आला समझते हैं जी। आप उठा के देख लें ब्यूरोक्रेट्स को, नहीं समझते वो आला। उनके लाइफस्टाइल हमसे अलग नहीं है। एक मिडिल क्लास आदमी है, उसका लाइफस्टाइल क्या है और एक ब्यूरोक्रेट का लाइफस्टाइल क्या है, फर्क नजर नहीं आता। ये गैप उन्होंने जानबूझ के रखा। उन्होंने वो जो सिस्टम बनाया था वही सिस्टम आज चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेट सिलेक्ट किए जाते हैं वही सिस्टम चल रहा है। और लाइफस्टाइल उनका क्या है? वो चाहते थे, अंग्रेज जो चाहते थे वही लाइफस्टाइल आज भी है उनका। यही पहले भी था, पाकिस्तान बनने से पहले वही लाइफस्टाइल आज है उनका। ये पहला इदारा है जो वो छोड़ के, उनकी टेक्निक्स में ये 3 इदारे शामिल थे, ये पहला इदारा है। दूसरा इदारा कौन सा छोड़ के गए? वो आपकी फौज का निज़ाम, सिस्टम, जो आर्मी के अंदर कवानीन है, जो आर्मी के अंदर सिस्टम्स है सिलेक्शन का, आप उनका लाइफस्टाइल हमारा लाइफस्टाइल देख लें, फ़र्क है या नहीं है? आर्मी अफसरान के लाइफस्टाइल और हमारे लाइफस्टाइल में फ़र्क है या नहीं है? कोई भी कौम उस वक्त तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसके लीडरान ही अवाम की तरह ना हो। हजूर सल्लम ने रियासत बनाई, खुद कैसे होते थे वो? आम आवाम ज़्यादा पेट भर के खाना खा लेती थी, 2 टाइम की वक्त रोटी मिल जाती थी, हजूर खुद फाके करते थे। उनसे भी नीचे के लेवल पे आ गए थे। खुलफाए राशिदीन उठा के देख लें, तो आप उमर बिन अब्दुल अजीज उठा के देख लें, सलाउद्दीन अय्यूबी उठा के देख लें। अवाम तरक्की तब करती है, कौम तब तरक्की करती है जब उनके लीडरान, उनके जो ऊपर वाले अशरफिया है, वो खुद को अवाम के लेवल पे नहीं लेके आए। पाकिस्तान में तो आज तक ये हुआ ही नहीं है। जो स्टैंडर्ड अंग्रेज बना के गया था, जो सिस्टम, वो वैसे के वैसे आज तक चल रहे हैं। सिविल ब्यूरोक्रेसी वैसे सिलेक्ट हो रही है, आपकी आर्मी का सिस्टम वैसे चल रहा है। और तीसरी चीज़, जब अंग्रेज यहाँ पे थे, तादाद उनकी कम थी, लेकिन उन्होंने पूरे मैनेज करने के लिए ऐसे ख़ानदान चुने थे, उनको जागीरें दी थी, ताकि कि वो उनके ज़रिए अवाम पे तसल्लुत कायम रखा जा सके। वो सियासी ख़ानदान, वो जागीरदार, उनकी नस्लें आज भी वैसी, अमेरिका उनसे काम ले रहा है, नहीं ले रहा। उठा के देखें सियासतदान, उनकी तारीख उठा के देखें, वही इनके आबाओ अजदाद, इनकी निकालें शाखिर, आबाओ अजदाद जाके देखें, इनको जागीरें और इनको इस लेवल पर पहुंचाने वाला अंग्रेज था। आम आम से कौन सियासतदान बना है? ये कोई है आपकी नज़र में जो उठा हुआ आवाम से और जाके लीडर बन गया? नहीं, वही सारे चेहरे जो बाप दादा उनके थे वो अंग्रेज के गुलाम थे, और आज भी उनकी नस्लें वही काम करें। ये 3 इदारे, ये 3 टेक्निक वो छोड़ के गया था, एक सिस्टम बना के गया था जिसमें ये 3 चीज़ें थी, और वो सिस्टम आज तक काम कर रहा है। और यकीन करें, जब तक ये सिस्टम है कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे लाख दफ़ा हुकूमतें चेंज कर दें, तब्दील कर दें, नहीं हो सकता निज़ाम चेंज जब तक ये 3 चीज़ें
ऐसे की ऐसी मौजूद हैं। आपकी ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम, आपकी सियासतदानों का जो निज़ाम है, सियासी निज़ाम है, वो आपकी फ़ौज का निज़ाम जो है वो, जब तक अशरफिया तबका मिडिल क्लास के लेवल पे नहीं आता और ये जो गैप है इनके दरमियान ये ख़त्म नहीं होता, कभी भी कौम तरक्की नहीं कर सकती, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अब हम क्या कम से कम यार हम ये शऊर तो लोगों में दे सकते हैं, ये शऊर तो लोगों को बैठ के यार लकीर के फकीर बनना छोड़ दो यार, इन सियासतदानों की बातों पे एतमाद करना छोड़ दो, खुद से रिसर्च कर लो। मैं जो लोग मेरे पेज से रिलेटेड हैं, मेरी तहरीरें पढ़ते हैं, मेरा नावल पढ़ा है, पेज पे मुझे फॉलो करते हैं, वो हमेशा वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी भी इमरान खान को ये नहीं समझा कि बेस्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा खामियाँ मैं खुद कहता हूँ, मानता हूँ इस चीज़ को, और मैंने उनकी खामियों की निशानदेही वक्तन फ़वक्तन की भी है कि ये इसने गलत काम किया, ये इसने गलत काम किया। और यार यही चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए कि यार बेशक आप उसको सपोर्ट करो, लेकिन यार स्पोर्ट का ये मतलब तो नहीं है कि वो गलत कर रहा है उसको भी ठीक साबित करो। नहीं यार, जो गलत है उसको गलत को, चाहे आपका दोस्त है, दोस्त गलत करेगा, आप कहेंगे यार ठीक किया। घरों के अंदर ये सिस्टम चलता है, आपका भाई कोई गलत काम करे, आप कहते हो नहीं ठीक किया इसने, उसको सपोर्ट करते हो, आप कहते हो यार गलत कर रहे तू। यही सही तरीका होता है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो आवाम है, हमारा ज़हनी लेवल इस हद तक गिर चुका है यार कि हम अपनी सोच से भी सोच नहीं सकते। वो ढीठ बन के हम जो कर रहे हैं बस सपोर्ट करते जा रहे हैं। नहीं, अपनी अकल से काम लेना सीखो यार, अपनी रिसर्च करना सीखो, खुद से रिसर्च। यार नेट का दौर है, गूगल पे जाओ, रिसर्च करो, कोई एक मामला उठाओ, जाके गूगल पे रिसर्च करो, आपके सामने कई सैकड़ों वेबसाइट्स खुल जाएंगी। आप सारा कुछ जायजा लो, पॉजिटिव का नेगेटिव का, आपका माइंड खुद बता देगा हकीकत क्या है। कब तक यार हम ऐसे चलते रहेंगे? कम से कम हम अब तो अपना जो ज़हनी लेवल उसको तब्दील करें, उसको ऊपर लेके आएँ, कम से कम ये शऊर तो लोगों को दें। और याद रखें जो पाकिस्तान और इसराइल का है ना, ये मैं बहुत दफ़ा ये पेशेंट गोइयाँ बयान कर चुका हूँ, ये आखिरी जो मार्का होना है यही इन दोनों में, इन उस मार्के के अंदर इन दोनों रियासतों का बहुत बड़ा किरदार होना है। तो इसलिए कम से कम जब तक वो वक्त नहीं आता। अच्छा, मैं अभी लास्ट पे ये बात बताता जाऊँ कि अभी जो जो गैर मुल्की ताकतें हैं, IMF के इदारे हैं, वो पता क्या चाह रहे हैं? पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की लिस्ट पे आ जाए, दिवालिया हो जाए पाकिस्तान। क्योंकि जब पाकिस्तान दिवालिया होगा तो अगली कुव्वतें जो हैं अपनी मनमर्जी पे पाकिस्तान को उसकी शराइत पर ला सकेंगी। जब दिवालिया निकल जाएगा, क्या ऑप्शन होगा इन सियासतदानों के पास? ये तो अगर ज़्यादा मसला हो छोड़ के चले जाएंगे पाकिस्तान, नहीं अब ठीक है। अगर आवाम में, मुझे तो नहीं लगता आवाम में के अंदर इतना शऊर है कि जैसे श्रीलंका में हुआ कि सियासतदानों को खींच के उन्होंने बस चौकों पर लटका दिया, या जब ईरान में इनकलाब आया था तो जैसे उनकी आवाम ने तमाम जो ऐसे लीडरान थे, अमेरिका के वफादार थे, उनको निकाल के चौकों पर फांसियाँ दे दी थी। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में ये अभी आवाम में इतना शऊर है या वो करे या ऐसा इनकलाब ला सके, क्योंकि हमें खुद में बुराइयाँ हैं, हम खुद ही गिरे हुए हैं। तो गिरे हुए दूसरे को कैसे गिरा सकते हैं? तो लेकिन अल्लाह करे कि शऊर आया, वो जो इनकलाब ईरान के अंदर आया था वैसा कोई इनकलाब पाकिस्तान में भी आ जाए, क्योंकि इनकलाब आने के बाद भी कोई बेहतरी की उम्मीद है। तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान को वो दिवालिये की सतह पे लाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, और जब डिफ़ॉल्ट करेगा पाकिस्तान, वो अपनी मनमर्जी की शराइत पे पाकिस्तान से सब कुछ मनवा सकते हैं। अब पाकिस्तान की दो मेन चीज़ें हैं, इसराइल को भी तस्लीम करवाना है, ये उनके एजेंडे में शामिल है। दूसरा, पाकिस्तान का एटमी न्यूक्लियर पावर जो प्रोग्राम है वो। और यकीन करें कि ये इसराइल वाले जो बात एक्सेप्ट करने वाले वो तो बहुत करीब थी, और शायद मैं समझता हूँ कि जो जी करने की दूसरे सियासतदानों की आदत थी, इमरान खान ने वैसा नहीं किया। अमेरिका के खिलाफ चल के रूस के पास गया, उसके साथ तेल खरीदने की कोशिश की, फिर इसराइल के मामले पर उसने दोस्त ममालिक को भी जवाब दिया। अपने जो मुल्क के जो अशरफिया बड़े बनते हैं उनको भी कहा कि नहीं यार हम नहीं कर सकते ऐसा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, जब तक मुसलमानों के साथ, फ़लस्तीन के लोगों के साथ इंसाफ नहीं होता हम ऐसा नहीं कर सकते। और अभी जो हुकूमत है आई है, इसी हुकूमत में जब वफद भी पहुंच गए इसराइल, और अंदर खाने जिन रबते भी हो रहे हैं, और दोस्त मुबालक भी चाह रहे हैं, उनके साथ हाँ में हाँ भी मिला रहे हैं। सिर्फ एक डर इनको रोके हुए है, सिर्फ एक डर, आवाम का रद्द अमल। हमारा रद्द अमल मायने रखता है, ये नहीं है। अब जब तक ये रद्द अमल हमारे अंदर जिंदा है, ये सियासतदान अपनी सारी मर्जियाँ नहीं कर सकते। तो इसलिए कम से कम
अपना जो ज़हनी एटीट्यूड है या लेवल है उसको थोड़ा ऊपर करें, खुद से रिसर्च करना सीखें, आवाम के अंदर ये शऊर पैदा करें कि यार खुद से रिसर्च करना है, हमने सच्चाई खुद से जाननी है। ये डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया हमें नहीं बताएगा। जियो पे बैठ के आप सच्चाई नहीं जान सकते, ARWay पे बैठ के आप सच्चाई नहीं जान सकते जब तक आप खुद सच्चाई ढूंढने नहीं निकलेंगे। आवाम के अंदर ये शऊर पैदा करें। इसके साथ इस वीडियो को इजाज़त। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आज को तो मैंने वैसी जज्बाती होकर चंद बातें की हैं जो मेरे ज़हन में बोलता चला गया हूँ। मैं कोई स्क्रिप्ट लिख कर बोलता नहीं हूँ, वीडियो बना रहा हूँ तो जो मेरे ज़हन में आता है, माइंड में, मुंह में आ रहा है, मैं बोलते चले जा रहा हूँ। तो बस ये बोलते बोलते मैंने वीडियो अपलोड कर देनी है। जो कुछ बोला गया बस ठीक है बोला गया, मैंने खुद दोबारा कभी नहीं सुना मैंने क्या बोला। तो मज़ीद ऐसी वीडियो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट वीडियो जो है मैं उसमें कुरान और साइंस के हवाले से बना सकूँ। जो कुरान के मौजज़े हैं या जो कुरान के अंदर साइंस छुपी हुई है उसको थोड़ा बहुत सामने ला सकूँ। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।